Hello and welcome back to the Medical Goal. In this video, we are going to discuss about computers in pharmaceutical research and development, till descriptive versus mechanistic modeling. So let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। आजकल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में। जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने चेंज कर दिया है कि कैसे जो लेटेस्ट ड्रग है वो डेवलप हो रही है, और उन्होंने प्रमोट किया है डिस्कवरी और रिसर्च में, ड्रग डेवलपमेंट में बहुत से सालों में। कंप्यूटर के बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था रिसर्च और डेवलपमेंट में न्यू ड्रग की, लेकिन ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके बहुत सारे कंपाउंड्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं और ट्रायल और एरर को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए मॉलिक्यूल बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसेस जो है वो पॉसिबल हो पाए हैं कंप्यूटेशनल अप्रोच की हेल्प से। देन इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। तो डिक्रीज़ हो जाता है मैनुअल वर्क, स्मूथ और इजी वर्क फ्लो हो जाता है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पेपर वर्क, और डिक्रीज़ करता है पेपर वर्क को, और टाइम एफिशिएंट है। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आजकल के टाइम पे जो कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है स्टोरेज के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन। लेकिन जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की फार्मास्यूटिकल R&D में वो 25 ईयर्स पुरानी है। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी जो थी हमारी, उसको हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की भी स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें QSAR यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो था वो मिड में 19th सेंचुरी के डेवलप हुआ था। पेपर की पब्लिशिंग हो रही थी और मैथमेटिकली रिलेटिंग केमिकल स्ट्रक्चर्स को हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ विद मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन देख रहे थे। इनिशियल स्टेजेस में जो कंप्यूटर था वो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए ही आया था, लेकिन धीरे धीरे वो एक टूल बनता जा रहा था साइंटिफिक रिसर्च के लिए। देन नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जर्मिनेशन स्टेज, जिसको जो कि थी 1960s में। स्टार्टिंग में ये जो ड्रग डिस्कवरी होती थी पहले ट्रायल और एरर बेसिस पे होती थी। सॉइल माइक्रोब्स और मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ होता था, जो कि दो सोर्सेज थे थेरेप्यूटिक कंपाउंड्स के, और सिंथेसिस के लिए जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव कंपाउंड था उसमें जो केमिस्ट था मैनुअली रीड करता था लिटरेचर को और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करता था, और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट थे वो टेस्ट करते थे इन कंपाउंड को। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई सिंगल कंपाउंड की, जिसको हम कहते हैं ड्रग, और उसकी डेवलपमेंट के बाद हम उसे कहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। लेकिन ये मेथड में टाइम और कॉस्ट जो लगती थी ज़्यादा, और ये इनएक्यूरेट भी होता था। फिर कुछ कंपनीज़ ने इनिशिएटिव लिया कि वो स्टडी करेंगे केमिकल्स को कंप्यूटर की हेल्प से ड्रग डिस्कवरी के लिए, और इन डेवलपमेंट के साथ इन्होंने स्टार्ट करा पास करना अंडर मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, QSAR और स्टैट्स। जो लिली थी उसने इनिशिएटिव लिया कि वो डेवलप करेगी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, और फिर इसको कंसीडर करा बाकी अप्रोचेस की तरह लेबोरेटरीज़ में। देन 1970s की स्टेज थी गेनिंग अ फुटहोल्ड। इसमें दो नए कंप्यूटर सोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि था कैम्ब्रिज स्ट्रक्चरल डाटाबेस और प्रोटीन डाटा बैंक। 1980s में जो कंपनीज थी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी पर्सनल कंप्यूटर की, लेकिन ये डिफ़िकल्ट था यूज़ करने के लिए। 84 में एप्पल मैकिन्टोश ने लॉन्च करा नया स्टैंडर्ड इजी हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर के लिए, जिसमें था वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक और मैनेजिंग स्मॉल लेबोरेटरी डाटाबेस। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई ChemDraw सॉफ्टवेयर की। और फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि हम एस्टैब्लिश कर सके एक पोटेंशियल जिससे हम देख सके 3D स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। देन 1975 और 1985 इसमें जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो हाई प्रोफाइल फार्मा कंपनीज थी वो ज़्यादातर अवेयर हो गई थी कंप्यूटर एडेड मेथड्स ऑफ ड्रग डिज़ाइन के बारे में। US में 48 केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अवेयर हो गई थी, और 1975 और 89 में ये रेशियो जो था डबल हो गया था कंप्यूटेशनल केमिस्ट का हर 5 साल में। देन 1990 को हम फ्रूशन या फिर
ग्रोथ पीरियड कह रहे हैं, इसमें एफर्ट्स लिए गए थे 1980 में और ये स्टडी हो रहे थे 1990 में, जिससे लार्ज नंबर ऑफ नए केमिकल एंटिटीज़ जो थे वो आ रहे थे मार्केट में, और सुपर कंप्यूटर जो था वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस डेवलपमेंट की वजह से जो कंप्यूटर है वो बहुत नेसेसरी फैक्टर बन गया था इन प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं एक एसेंशियल टूल होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, जो कि हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। और जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है ये यूज़ करती है मैथमेटिकल मॉडल्स को और स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए, आउटकम्स को जनरेट करने के लिए सैम्पल डाटा। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो चैलेंजेस फेस करती हैं डिस्कवरी और डेवलपमेंट में नई ड्रग्स की, तो मिनिमाइज़ करने के लिए कॉस्ट और टाइम, और साथ ही साथ उन्हें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाना है। तो जो अब नए मॉडल्स आ रहे हैं उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, कॉस्ट की, स्पीड की और क्वालिटी की भी। मॉडलिंग जो होती है ये कुछ नहीं होती, लेकिन एक कंसेप्ट होता है कि हम अडॉप्ट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। इसके स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, रिड्यूस कर सकें कॉस्ट और टाइम को इन दी एक्सपेरिमेंटल साइकिल, एनहांस कर सकें मॉडल को विद दी हेल्प टू गेट नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है सक्सेसफुल ड्रग्स पे, और एनहांस कर सके मॉडल की एबिलिटी कि वो रियल टाइम कंडीशंस जो है वो उन्हें दिखा सके। और मॉडल के बिना जो फाइनल पर्पस होगा एक्सपेरिमेंट का वो एक सिंगल ड्रग या उसका बिहेवियर था, लेकिन मॉडल की यूज़ करके हम लोग ड्रग और मॉडल कर सकते हैं सेम लेवल पे। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है ताकि हम समरी ले सकें फ्रॉम डाटा टू कल्चर, जैसे कि ब्रीमन ने बोला है। पहला कल्चर क्या होता है जिसमें डाटा मॉडलिंग कल्चर होता है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो डाटा जनरेट हो रहा है बाया गिवन रैंडम डाटा मॉडल या फिर स्टोकेस्टिक डाटा मॉडल। और सेकंड कल्चर क्या होता है जिसमें एल्गोरिथमिक मॉडलिंग कल्चर होता है, जहाँ पे एल्गोरिदम मॉडल यूज़ होता है और वो ट्रीट करता है डाटा मैकेनिज़्म को एज अननोन, और नीड है समझने के लिए मैकेनिज़्म को और यूज़ करने को मॉडलिंग कंसेप्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है उसकी मेन गोल्स हैं कि पहला कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो फ्यूचर का इनपुट वेरिएबल हो सकता है, दूसरा कि फ़िल्टर कर सके हम कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर जो एसोसिएटेड है रिस्पॉन्स वेरिएबल से टू द इनपुट वेरिएबल, और हमें नॉलेज मिल सके रिलेटेड टू द मैकेनिज़्म फ्रॉम विच द डाटा इज़ जनरेटेड। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस मैकेनिस्टिक मॉडलिंग की। तो जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है इसका गोल होता है कि हमें एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दे सके डाटा के बारे में, ताकि हम समझ सके कंसेप्ट ऑफ डाटा जनरेटिंग मैकेनिज़्म और फैमिली ऑफ मॉडल जो सिलेक्ट की जाती है बेस पेड, ताकि हम डिनोट कर सके डाटा स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मॉडल है वो सिलेक्ट करते हैं ताकि डिस्क्राइब कर सके डाटा की अरेंजमेंट को, और मॉडल हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, लेकिन ये यूज़फुल नहीं होता अडॉप्ट करने के लिए न्यू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी मैकेनिज़्म के। और जो मैकेनिस्टिक मॉडलिंग होती है इसमें जो इम्पोर्टेंस होती है वो किस में होती है, नॉलेज ऑफ द डिवाइस ऑफ डेवलपमेंट में। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये स्कोर कर सके ऑन अ पावरफुल कोलैबोरेशन साइंटिस्ट के बीच में, स्पेशलिस्ट के बीच में और फील्ड में, और मतलब जो उस फील्ड में काम करे स्टैटिस्टिशियन या फिर मैथमेटिशियन। और जो पहले वाला है यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल है वो प्रोवाइड करता है अपडेटेड रिच और रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, और जो मैकेनिस्टिक है ये ट्रेंड होता है ट्रांसलेट करने के लिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग है उसे हम एम्पेरिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये डेवलप किया जाता है बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये फेल करता है एक्सप्लेन करना अंडरलाइंग मैकेनिज़्म, और जो इसमें नॉइज़ या फिर कोई डिस्टर्बेंस या फिर कोई एरर उसे एड्रेस करा जाता है, और ये कंफ्यूज होता है विद दी इफ़ेक्ट। जो साइंटिफिक नॉलेज बेस है वो एसेंशियल नहीं है। ये डिस्क्राइब करता है
ओवरऑल बिहेवियर सिस्टम का इन क्वेश्चन विदाउट मेकिंग एनी क्लेम, कोई क्लेम नहीं करता अबाउट नेचर ऑफ अंडरलाइंग मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस दिस बिहेवियर। और ये एक जेनरिक टर्म है फॉर एक्टिविटीज जो क्रिएट करता है मॉडल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये ऑपरेट करता है एक सिंपल लॉजिक पे कि जो मेकर है वो ऑब्जर्व करता है क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बिहेवियर मॉडल का और जो रेफरेंट है उसका। जो क्राफ्टिंग है इस कॉरेस्पॉन्डेंस की वो एम्पेरिकल हो सकती है वाइड वैरायटी ऑफ सेंसेस में, और ये हमें ट्रायल और एरर प्रोसेस दे सकता है, और ये बेस हो सकता है कंप्यूटेशनल अप्रॉक्सीमेशन पे किसी एनालिटिकल फार्मूला के। और जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का ये एक इंक्रीमेंटल है जिसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है वो आर्टिफैक्ट होते हैं जो एवोक करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेंडेड और कभी कभी इमर्जिंग रेफरेंट को थ्रू लाइव इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। और जो मैकेनिस्टिक मॉडल होता है इसमें जो रिज़ल्ट या आउटपुट डाटा होता है ये इंटरप्रिटेबल होता है और मीनिंगफुल होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें चाहिए होते हैं। नॉन लीनियरिटी इसमें ऑब्जर्व होती है। जो नॉइस है वो अप्रिशिएबल होती है लेकिन उसको हम अकाउंट कर सकते हैं बाय द एनालिसिस, और ये बेस्ड होता है केमिकल बायोलॉजिकल नॉलेज पे। ये वो मॉडल होता है जिसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है मॉडल का उसमें डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होती है टू दी अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन द सिस्टम बीइंग मॉडल। ये ज्यूम करता है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो समझा जा सकता है एग्जामिन करते हुए वर्किंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स और वो तरीका जिसमें ये कपल हो रहे हैं। देन इसमें टैंजिबल फिज़िकल एस्पेक्ट होता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रियल सॉलिड और विजिबल होते हैं। इसको कंसीडर किया जाता है इंटरप्रिटेबल या मीनिंगफुल, लेकिन जो इसका इनहेरेंट नेचर है यानी कि जो नॉन लीनियरिटी है या हाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उसमें बाकी चैलेंजेस आते हैं। पर्टिकुलरली सेवरल सोर्सेज ऑफ नॉइस को भी हमें एडिक्वेटली मॉडल करना पड़ता है, और ये बेस्ड होते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ द सिस्टम components. That's all for now. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.